अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। आपके पास हैंडआउट होगा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ये हैंडआउट में अगर मैं आऊँ फर्स्ट पेज पर, तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन के अंदर जो है ना, हमें क्या मिलेगा ज़्यादातर। एक तो हमें मेथड्स के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। मेथड्स की बात अगर करें तो मेथड्स हमारे पास 5 हैं। ठीक है, मैं ज़रा एक एक करके रीड कर लेता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट में आ रहा है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थर्ड में सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, 4 में आर्स मेथड एंड नंबर 5 पे आउटपुट मेथड। तो ये हमारे पास टोटल 5 मेथड हैं। अब इनको क्या करना है, इनका क्या होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम इनका यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, फर्स्ट पेज पे ही अगर आप नीचे आएँ तो मैंने हर डेप्रिसिएशन का, यानी कि हर मेथड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलता है या फॉर्मूला क्या है उसका, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में। आ जाए पेज नंबर 2। यहां पर एक हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। सही है। फिर एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने अपने पास फॉर्मेट भी बनाया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। देखें ये क्या है। सबसे पहले एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा या आपसे क्या टेस्ट करेगा, वो आपसे कॉस्ट निकलवाएगा। सर, क्या हर सवाल में वो कॉस्ट निकलवाता है? देखें, ये ज़रूरी नहीं है हर सवाल में वो आपसे कॉस्ट निकलवाए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वो कॉस्ट दे दे कभी वो आपको कॉस्ट नहीं दे। अगर उसने हमें कॉस्ट नहीं दी तो हमसे निकलवाएगा, अगर उसने हमें कॉस्ट दे दी तो फिर वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने सबसे पहले क्या सीखना है, कॉस्ट। अगर हमसे वो पूछे कॉस्ट कैसे निकालनी है तो हम कॉस्ट निकालना हमें आता हो। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हमने यूज करना है। लेकिन इस फॉर्मेट से पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट से पहले हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेज नंबर आप 4 पे आ जाए। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम पे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है PQ1, मैंने अपने पास लिख लिया PQ1 शाइन कंपनी। जो हम जिस क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे जो कंपनी का नाम है वो है शाइन कंपनी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले आप आए तो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड क्या, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ, आप सब भी जरा सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑन January 1st 2000 शाइन कंपनी परचेज्ड अ मशीन हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 मिलियन, यानी कि 10 लाख रुपए, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। ठीक है, एंड क्रेडिट टर्म कितना, 3/10 एंड N30। ये मैं आपको समझाता हूँ, जरा आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं। पेमेंट वॉज मेड ऑन January 6, 2000। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड ऑन द मशीन। फिर हमें कुछ अदर एक्सपेंसेस दिए हुए नीचे। इन एक्सपेंसेस का क्या करना है ये हम क्वेश्चन में भी देखते हैं। रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ मशीन। चलें, अब इसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने पास लेता हूं लिस्ट प्राइस। सबसे पहले जो मुझे चाहिए होती है वो लिस्ट प्राइस चाहिए होती है, और लिस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पे 10 लाख रुपए गिवन है। अच्छा, लिस्ट प्राइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। फॉर्मेट में अगर आप जाएं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, लेस कर दें। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, अब इसको समझते हैं। देखें, ट्रेड डिस्काउंट इज अ नॉर्मल डिस्काउंट। क्या सर ये स्पेशल है? नहीं, दिस इज नॉट ए स्पेशल, दिस इज नॉर्मल डिस्काउंट। तो सर स्पेशल कौन सा है? आप अगर आए आगे तो क्रेडिट टर्म के कुछ बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि 3/10। सर ये क्या है, चलें समझ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 3/10 और N30। ठीक है, N30 का जो मतलब है ना, ये है कि 30 दिन, 30 डेज। और यहां पर जो 10 है इसका मतलब है 10 डेज। N का मतलब है नो डिस्काउंट। और 3 का मतलब है 3%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की तो ये वो डिस्काउंट है कि ये नॉर्मली मिलता है आपको जब भी आप परचेज करेंगे तो आपकी लिस्ट प्राइस में से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यह सबको मिलेगा।
क्या सर स्पेशल डिस्काउंट सबको मिलता है? नहीं, स्पेशल डिस्काउंट हर उस बंदे को मिलेगा जब वो अपनी क्रेडिट टर्म के ऊपर पूरा उतरेगा। क्या मतलब? देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है 30 दिन और 10 दिन। नॉर्मली 30 दिन का टाइम हमारे पास होता है अपनी बिल को, अपनी इनवॉइस को पे करने के लिए। कंपनीज के पास 30 दिन का टाइम होता है, 1 महीने का टाइम होता है कि जो उनका बिल है, जो उन्होंने चीज़ परचेज करी है, उसको वो पे करें 1 महीने में। लेकिन हमें सप्लायर क्या करता है? हमें सप्लायर ही कहता है कि चलें आप अगर 30 दिन के बजाय हमें 10 दिन में पेमेंट कर दें तो आपको मजीद डिस्काउंट मिलेगा। आपको मजीद डिस्काउंट कितना मिलेगा? 3% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 10 दिन में पेमेंट कर दी, जिस दिन हमने परचेज किया उस दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर हमने अगर पेमेंट कर दी तो हम कैश डिस्काउंट लेने के काबिल हो जाएंगे। और अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो फिर हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेमेंट वॉज मेड ऑन जनवरी 6, 2000। अच्छा, परचेज हमने किया जनवरी 1 को और पेमेंट कर दी इन्होंने जनवरी 6 को। इसका मतलब 10 दिन कब कंप्लीट होने थे? जनवरी 1 से जनवरी 10 तक 10 दिन कंप्लीट हो जाने थे, लेकिन यहाँ पर 6 तारीख को पेमेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट हमने अवेल कर लिया। जी हाँ सर, डिस्काउंट हमें मिल गया। डिस्काउंट मिला 3%। अब इसकी वर्किंग क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का वो कह रहा है कि आई होप मैंने जो आपको समझाया है आपको क्लियर है। क्या बोला है मैंने? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले मैं 10 लाख पे लगाऊंगा 10%, 10 डिवाइड बाई 100, तो ये 1 लाख रुपए आ गया। 1 लाख रुपए इसमें माइनस किया तो मेरे पास आ गया 9 लाख रुपए। और ये क्या कहलाएगी? मेरी इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस कॉस्ट। इसमें से मैं अब क्या माइनस करता हूँ? मैं माइनस करता हूँ कैश डिस्काउंट। जी हाँ सर। अच्छा, कैश डिस्काउंट कैसे आएगा? 9 लाख रुपए। ये आपने 10 लाख पे नहीं लगाना, आपने इनवॉइस कॉस्ट पे लगाना है। हमें मिल गया कितना मिला? 3%। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमने? 3 डिवाइड बाय 100। अब ये कितना आएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास 27,000 रुपये आ गए। 27,000 रुपये भी माइनस होंगे। फिर मेरे पास क्या आएगा? नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस मैं माइनस करूं अगर 9 लाख में से 27,000 तो मेरे पास आता है 8,73,000 रुपीज़। 8,73,000 रुपीज़ ये मेरा नेट कैश प्राइस है। चलें ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स में मैं देखता हूं, एक मेरे पास सेल्स टैक्स आ रहा है 5%। सर फॉर्मेट में अगर आप जाएं तो सेल्स टैक्स ऐड होता है। जी, हुकूमत ने बोला कि आप अगर ये चीज़ परचेज करते हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट सेल्स टैक्स? आपको इसके ऊपर 5% सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सप्लायर ने हमें कॉस्ट के अंदर ही ये टैक्स लगाकर दे दिया। अच्छा, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने इसको माइनस नहीं करना, हमने इसका पार्ट बनाना है। जब हम चीज़ खरीदते हैं तो सेल टैक्स उसके अंदर ना शामिल करके हम उस चीज़ को खरीदते हैं। अब मैं 873 पे लगाऊं अगर 5%, तो मेरे पास आता है 5,43,650। 43650 ये मैंने इसमें से माइनस करना है 8,73,000। तो 829,350 829,350। सर ये क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा पेमेंट सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर। चलें भाई, अब हमने क्या करना है? अब हमने अदर एक्सपेंडिचर्स ऐड करने हैं। अच्छा, अदर एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से? आपने फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं आपने उसमें जो फर्स्ट पे आ रहा है आपने फर्स्ट पे वही लेना है, फिर जो सेकंड पे आ रहा है आपने सेकंड पे वही लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है इम्पोर्ट या कस्टम ड्यूटी।
सर ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आए समझ लेते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैंने लिख दिया यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये जो होता है ये आपकी एसेट जो है ना, ये आपका एसेट का पार्ट होता है। क्या ये आपके एसेट का पार्ट होता है? नो। अच्छा, एक चीज भी समझने वाली क्या है, क्या ये आपकी लाइफ जो होती है इसको इंप्रूव करता है, इंप्रूवमेंट लाता है आपके एसेट में? इंप्रूवमेंट इन एसेट्स, इन एसेट जी, क्या ये आपके एसेट में इंप्रूवमेंट लाता है? इंप्रूवमेंट इन एसेट? सर नो। सबसे बेसिक मैंने आपको चीज बताई है कि देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट का पार्ट होता है, इंप्रूवमेंट लाता है बिल्कुल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट का पार्ट होता है, नहीं। इंप्रूवमेंट लाता है, नहीं। अब इसकी एग्जाम्पल की ओर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल में अगर आऊं तो आपने क्या करा, आपने रेनोवेशन करवाई है, या आपने क्या करा है, आपने रेनोवेशन सही है, अच्छा आपने कलर करवाया है, या आपने कोई रिपेयर करवाया है, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। देखिए कलर अगर करवाया हमने बिल्डिंग में, इससे इंप्रूवमेंट इन एसेट में क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ खूबसूरती में आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी, कोई उसकी प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो तो प्रोडक्शन वही रहेगी। एक गोदाम है, गोदाम में जितना स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल उस गोदाम में अच्छा खासा स्पेस है कि हम उसमें 1000 क्वांटिटी के आइटम्स रख सकते हैं, उसमें हमने कलर करवा दिया, तो सर क्या होगा? कलर करवाने से क्या जो हमारे पास 1000 माल था अब वो 2000 की जगह और देगा, मतलब 1000 की जगह और बढ़ गई हमारे पास, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, रेनोवेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक जो हमारे पास रूम था, जो हमारे पास जो गोदाम था, हमने उसको, उसकी दीवार जो थी, बराबर में एक और रूम था, हमने वो दीवार तोड़वा के वो जो बराबर में रूम था वो हमने इसको भी ले लिया, हमने स्पेस को बड़ा कर दिया। तो ये मेरा क्या है? रेनोवेशन है। यानी कि ये मेरी एसेट की इंप्रूवमेंट करेगा जी, बिल्कुल। पहले आपका 1000 क्वांटिटी अगर एक कमरे में आती थी, अब आपकी 1000 क्वांटिटी दूसरे कमरे में आएगी और ये पूरा एक गोदाम हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है कि जो आपकी एसेट को इंप्रूव करेगा, और रेवेन्यू वो है जो आपकी एसेट को इंप्रूव नहीं करेगा, और ये पार्ट नहीं बनता और ये पार्ट बनता है। ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर जो हमारे पास क्या, जो मैंने आपको नाम लिखे सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारे हैं। हर वो चीज जो इंप्रूवमेंट करे, जो फायदा दे, वो मेरा कैपिटल है, जो नहीं फायदा दे वो रेवेन्यू है। क्वेश्चन में मैं आऊं तो यहां पर मैं देखता हूं कि मुझे इंपोर्ट ड्यूटी, सर मैं एसेट जो मंगवा रहा हूं, शिपमेंट बाहर से आ रही है, तो जब तक मैं क्लियरेंस नहीं करवाऊंगा, जब तक मैं चार्जेस ड्यूटी के पे नहीं करूंगा, तो सर मुझे वो एसेट को ले जाने नहीं देंगे। तो ये जरूरी है, ये इंप्रूव करेगा, ये मेरे एसेट की लाइफ को बढ़ाएगा। जब तक मेरे पास एसेट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जी सर बिल्कुल, ये हमारा कॉस्ट का पार्ट है। तो मैंने 55,000 ले लिए इंपोर्ट ड्यूटी में। फिर मेरे पास आ रहा है लोडिंग। सर लोडिंग चार्जेस क्या है? जो शिप से माल उतारेंगे, अब जब तक आप उतरवाएंगे नहीं, आपका एसेट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। सर ये भी बिल्कुल कैपिटल का पार्ट बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि सर शिपमेंट जो आपने मंगवाई, अब वो वहां से लेके आपको अपनी गोदाम तक एसेट लेके आना है, तो उसके 80,000 रुपए लग रहे हैं कि सर ये खर्चा हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? आप जब तक माल लाएंगे नहीं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, तो आप माल कैसे लेके आएंगे? तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट है, ये जरूरी है। टेस्ट रन चार्जेस, टेस्ट रन का मतलब ये है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसको जरा टेस्ट करेंगे, उसको चला के देखेंगे, तो ये भी हमारा पार्ट है। और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, सर माल अमेरिका से आ रहा है,
अमेरिका से माल आ रहा है तो हमने एक इंश्योरेंस करवाई है फॉर बीइंग सेफ, ताकि हमारा लॉस कम से कम हो सके। अगर कोई नागहानी आफत आती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, तो इससे हमारा शिप अगर डूब जाए तो हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम कर लेंगे, अपना क्लेम करके अपनी मनी रिसीव कर लेंगे। इंस्टॉलेशन, सर इंस्टॉलेशन के लिए भी एक्सपर्ट हमें बुलाने पड़ेंगे, वो कुछ चार्जेस लेंगे, जब तक वो आपको इंस्टॉल नहीं करके देंगे आप चला नहीं सकते, ये भी पार्ट बनेगा। सेल्स टैक्स मैं ले चुका हूँ। फायर इंश्योरेंस और रिपेयर ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। फायर इंश्योरेंस का मतलब देखें, एकदम से अगर आग लग गई, एकदम से अगर आग लग जाती है गोदाम में, तो आप क्या करेंगे? आपने इंश्योरेंस तो करवाई नहीं थी, तो एकदम से, यानी कि ये वो इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये आप डिपेंड नहीं करते, ये एकदम से अकर हो गया, इसका कोई वक्त नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। तो इसकी इंश्योरेंस अगर आपको वो देगा तो आपने इग्नोर करनी है। रिपेयर, सर रिपेयर कॉस्ट कभी नहीं लेते। रिपेयर का मतलब ये कि हमने धुलाई सफाई, जैसे मैंने आपको कलर की एग्जांपल दी कि चूना उतर गया था, कलर उसका ख़राब हो गया था, हमने बिर करवा लिया। इसके अलावा कोई छोटा मोटा कहीं टाइल वाइल टूट गया था, हमने कोई खर्चा करवा दिया। सर ये बिल्कुल ना आपके रिपेयर कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आपने इसको कभी भी लेना नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें अगर कि हमारे पास ये जो खर्चे हैं ये कितने आए हैं। सर 55,000 पहले लेंगे, फिर हमने इसमें ऐड किया 40,000, फिर हमने ऐड किया 80,000, फिर हमने ऐड किया 25,000, फिर 50,000 आ गया हमारे पास, और आखिर में 35,000 हमने ऐड किया। ये हमारे पास कोई 2,85,000 बनता है। आप भी चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे पास कैलकुलेशन गलत हो जाए, मेरे पास सॉल्व नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये आगे पीछे कैलकुलेशन होती तो आप इसको सही कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए हमारा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टोटल अदर एक्सपेंसेस कितना था, 2,85,000 रुपीज़। चलें हमने ऐड करना है किसमें, हमने इसको ऐड करना है 8,29,350। तो सर मेरे पास 111,4350। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉस्ट निकालने में कामयाब हो गए हैं। हमने कॉस्ट बिल्कुल सही तरीके से निकाल ली है। ये क्या भाई बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने इसको खुद भी करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे। आप अगर नीचे देखें तो यहाँ पर इसी पेज पे, पेज नंबर 4 पे आ रहा है असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन में AQ1 यानी कि असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, और ये भी क्या नाम है, शाइन कंपनी ही नाम है इसका। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन भी यही हो गया। क्वेश्चन आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से करें। ये मैंने क्वेश्चन वही दे दिया ऊपर वाला। तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपने जब ये क्वेश्चन कर लिया तो आपने फिर देखना नहीं है, सही है, आपने इसको देखना नहीं है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है, आपने खुद से करना है कि भाई ये हुआ था, यहाँ गए थे, ये ऐड करना है, ये लेस करना है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। मजीद क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें देता रहूँगा। चलें, आप इसको क्वेश्चन को देखने के बाद आपने इसको खुद से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलें, ये हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे आज वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।